बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स बड़े अच्छे तरीके से सुने होंगे, जिसके अंदर हमने SN2 रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस किया और उसके अंदर हमने SN2 रिएक्शंस की बेसिक्स पे बात की है, उसके मैकेनिज़्म पे बात की है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से बात की, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हमने एक्सप्लेन किया और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं SN2 रिएक्शंस को, उनको हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर हम एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रिएक्ट करवाएं इथाइल ब्रोमाइड को हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगी। इसी तरह SH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाएं इथाइल आयोडाइड को, तो हमारे पास थायो अल्कोहल बनेगी और आयोडाइड जो है लीव कर जाएगा। अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा और क्लोराइड निकल जाएगा। और इसी तरह ये निकल जाएगा। NH2 नेगेटिव के साथ हम अमाइन बना सकते हैं। इसी तरह हम अल्काइंस भी बना सकते हैं। साइनाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो नाइट्राइल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो तमाम रिएक्शंस हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वाया SN2 रिएक्शन, ये तमाम SN2 रिएक्शंस हैं, क्योंकि हर एक में ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक होता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल बन रही है, थायो अल्कोहल बन रही है, ये हमारे पास ईथर लिंकेज है। आपको पता होगा कि जब ऑक्सीजन दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान मौजूद होती है तो उसको ईथर लिंकेज कहते हैं। जैसे ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, इसी तरह ये थायो ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र ने ले लिया और सल्फ़र के लिए हम थाया का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये थायो ईथर है। यहाँ पे हमारे पास अमाइन है, यानी कि हम SN2 रिएक्शन में कोई भी अमाइन यूज़ करके उसको डीप्रोटोनेट करके किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास अमाइंस बन जाएंगे, जो भी हम चाहेंगे उस टाइप के बन जाएंगे। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने NH2 लिया, हम यहाँ पे RNH नेगेटिव भी यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा हम दो अल्काइल ग्रुप के साथ यानी कि R2N नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम उस टाइप का सूटेबल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो कि अल्काइल हैलाइड है वो यूज़ करके अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलेनिक न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये SN2 रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास अल्काइंस जो है वो बन रहे हैं। इसी तरह नाइट्राइल्स हम बना सकते हैं। अगर हम
साइनाइड आइन जो है एज न्यूक्लियोफाइल यूज़ करें। साइनाइड आइन का सोर्स जो है वो हमारे पास KCN हो सकता है, NaCN हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकता है। तो इसी तरह ये इसको प्रोटेक्ट करेगा और हमारे पास ये बन जाएगा। तो हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो ये तो होगी सिंथेटिक यूटिलिटी, हल्की सी हमने इसके बारे में बात की है। हमारे टॉपिक का स्कोप नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अलबत्ता अब हमने ये देखना है कि इस तरफ अगर इक्वेशन के इस तरफ देखें तो यहाँ पे सारे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्योंकि सारों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो है एक्सेस मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब रिएक्शन जो है वो हमने जो एरो यूज़ किया है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, जो लिविंग ग्रुप है वो भी एक बेस है, तो क्यों बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं होता। तो आज जो है इस बात को हमने समझना है और इस बात का जवाब जो है, जैसे हमने डिस्कस किया था SN2 रिएक्शंस के अंदर जब हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि स्ट्रॉन्ग बेस इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस इज़ वीक न्यूक्लियोफाइल, ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की हमने बात की थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली शेयर करती है और वीक बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स वीकली शेयर करती है। एज ए रिज़ल्ट स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और वीक बेस जो है वो वीक बॉन्ड बनाती है। वीक बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए इन दोनों में से हमने कंपेयर करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे NH2 नेगेटिव है और मुकाबले में Cl नेगेटिव है, क्लोराइड। तो क्या क्लोराइड NH2 को निकाल सकती है? अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्टिंग जो लिविंग ग्रुप है उससे निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको एक्सपेल कर देगा। जैसे कि हाइड्रोक्साइड ने ब्रोमाइड को निकाल दिया। हाइड्रोक्साइड ने ब्रोमाइड को क्यों निकाला? क्योंकि हाइड्रोक्साइड और इसको अगर हम कंपेयर करें, इसका कॉन्जुगेट एसिड है H2, इसका कॉन्जुगेट एसिड है HBr और इनकी pK वैल्यूज़ देखते हैं। वाटर की pK वैल्यू 15.7 है, HBr की pK वैल्यू -9 है। अब इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्गर एसिड HBr है, क्योंकि इसकी pK वैल्यू कम है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड जो है या स्ट्रॉन्ग एसिड इट प्रोड्यूसेस वीकर कॉन्जुगेट बेस। इट मीन्स कि ये बेस जो है ये वीक है और हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका एसिड वीक है। एज ए रिज़ल्ट स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक बेस को निकाल देगी, क्योंकि वीक बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स वीकली शेयर करती है और वीक बेस के बारे में हमने बात की थी, वो स्टेबल बेस भी है। तो इन दोनों में से वो वाली स्टे करेगी जो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस इस केस में हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये वाला रिएक्शन जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर हम ये वाले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो रिएजेंट्स हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख दें और आपसे कहा जाए CH3CH2OH प्लस Br नेगेटिव और आपको बताया जाए यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएं, तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन चूँकि नहीं होता तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन। उसकी रीज़न क्या है? हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ब्रोमाइड एक वीक बेस है। आप एक दूसरे के कंपैरिजन में तो ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि नो रिएक्शन। अब हम बात कर रहे थे NH2 की और Cl नेगेटिव, इन दोनों के कंपैरिजन में, बल्कि इसके बजाय हम तमाम बेसिस को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास SH नेगेटिव, I नेगेटिव, SH नेगेटिव और I नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट एसिड H2S, इसका कॉन्जुगेट एसिड HI। तो अगर हम इसकी pK की बात करें तो वो है 7, इसकी -10। इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोड्यूसेस वीकर कॉन्जुगेट बेस। एज ए रिज़ल्ट ये वाला एसिड जो वीक है उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी और वो इसको रिप्लेस कर देगी, SH इसको रिप्लेस कर देगा आयोडाइड को।
अब हम कंपेयर करते हैं RO नेगेटिव और Cl नेगेटिव, अल्कोक्साइड वर्सेस क्लोराइड। अल्कोक्साइड का कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल है। जब हम H+ ऐड करते हैं तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन जाता है, जब H+ निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बेस बन जाती है। तो इसमें हमने H+ जो है वो ऐड कर दिया, हमारे पास ROH बन गया, और इसमें HCl हमारे पास इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा तो HCl होगा इसका एसिड। तो हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं इनकी जो जनरल रेंज है, हम स्पेसिफिक बात नहीं करते, हो सकता है स्पेसिफिक ग्रुप की वजह से, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से उसकी एसिड स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, लेकिन जनरल रेंज जो है वो 14 to 16 है अल्कोहल्स की। जनरल रेंज 14 to 16 है। HCl की पीके वैल्यू, ये पीके वैल्यू है, पीके वैल्यू की रेंज 14 to 16 है। HCl की पीके वैल्यू -7 है। तो ये चूँकि वीकर एसिड है, अल्कोहल्स HCl के मुकाबले में वीकर एसिड है, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड प्रोड्यूसेस वीकर कॉन्जुगेट बेस। इट मीन्स अल्कोक्साइड्स आर मोर रिएक्टिव एज अ बेस एंड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इन कंपैरिजन टू क्लोराइड। तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम RSH की बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और NH2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड H+ ऐड करेंगे, NH3 अमोनिया, HCl इसका कॉन्जुगेट एसिड, और अमोनिया की 35-36 के अराउंड होती है, तो ये 36 इसकी पीके वैल्यू है, इसकी -7 है। समटाइम्स आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक बुक में पीके वैल्यू कुछ लिखी हुई है और एक आध यूनिट के डिफरेंस से पीके वैल्यू दूसरे उसी मॉलिक्यूल की दूसरी जगह पे डिफरेंट लिखी हुई है। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि ये जो पीके वैल्यू है इसको हम डिटरमिन करते हैं वाटर एज सॉल्वेंट में। अब चूँकि वाटर की पीके वैल्यू 15.7 है, हमें पता है वाटर की पीके वैल्यू 15.7 है, तो कैसे फिर तमाम जो उससे ज़्यादा वाले पीके वैल्यू वाले हैं उसके अंदर कैसे एडजस्ट होंगे। तो होता ये है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर उनकी मेजर करते हैं पीके वैल्यूज़, और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से उसको वाटर के अंदर ये बताते हैं कि वाटर के अंदर ये इतनी पॉसिबल है। तो उस थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से एक आध यूनिट का डिफरेंस आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स के दरमियान, लेकिन ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, एक आध यूनिट का डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए ये अमोनिया इसकी 36 और HCl की -7। अब ये ज़्यादा एसिड है, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये बहुत वीक एसिड है। इट मींस इसकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है। एज ए रिज़ल्ट NH2 जो है नेगेटिव वो Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और रिवर्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास अल्काइंस और Br नेगेटिव और नेगेटिव। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है HBr है और इसका H ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइन बनेगी। तो R की वजह से जो है वो उसको स्पेसिफाई चूँकि नहीं करते। अगर यहाँ पे हमारे पास H हो तो एसिटाइलिन की पीके वैल्यू 25 है। H अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो नॉर्मली वही रेंज बनती है जैसा कि हमने अल्कोहल्स के बारे में बात की कि अल्कोहल्स में हमारे पास 14 to 16 है। तो इसी तरह HBr की -9। अब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस इसके मुकाबले में बहुत वीक होगी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर बेस जो है वो वीक बेस को एक्सपेल कर देगी उस मॉलिक्यूल से। देन अगेन हमारे पास Cn नेगेटिव, साइनाइड, इन दोनों के दरमियान चूँकि ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको ओपन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास मुकाबले में आयोडाइड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड HI और इसका कॉन्जुगेट एसिड HCN। HCN की पीके वैल्यू होती है 9.1, HI की पीके वैल्यू -10। तो HI चूँकि स्ट्रॉन्गर एसिड है तो Cn जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगी इसके मुकाबले में। तो ये रीज़न्स थी, ये हमने चंद एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो हमने क्या करना है, हमने लीविंग ग्रुप की और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इन दोनों की बेसिसिटीज़ को देखना है।
तो स्ट्रॉन्गर बेस से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी वो सिस्टम में स्टे करेगी, वीक बेस सिस्टम से निकल जाएगी। तो ये हो गया। अगर हमारे पास दो बेसिस ऐसी मौजूद हैं जिनकी बेस स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल CH3CH2I प्लस Br नेगेटिव। अब HBr और जो HI है, इन दोनों की pK वैल्यू -9 और -10 है और ये बहुत क्लोज़ हैं एक दूसरे के, तो एज ए रिज़ल्ट रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है और इक्विलिब्रियम जो है वो भी पॉसिबल है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और हमारे पास इस केस में ये बन गया और ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, जैसा कि इक्विलिब्रियम में और रिवर्स रिएक्शन में पॉसिबल होता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कन्फ्यूजन आपको कोई फील हो रही है तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। थैंक यू।